नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष एपिसोड में। आज हम लोगों के साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार-चढ़ाव के बहुत सारे अलग-अलग दौर से होकर आज जो भारत के जो है सबसे वरिष्ठ और एक तरीके से कह लें कि सबसे कठिन जो एक तरीके से परीक्षा है यूपीएससी, उसके एग्ज़ाम में जो है उत्तीर्ण हुए हैं और उसमें जो है 933 रैंक के साथ जो एक पूरा का पूरा बैच है 1 से लेके 933 लोगों का एक जो है हमारा देश जो है हर साल एक चुनता है, उसमें से शामिल हैं। हमारे साथ सोनू शिव जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस पूरे हमारे सेशन में पहले आप ऐसे व्यक्ति हैं अभी जो हमें जॉइन कर रहे हैं, जो अभी बैच जो सेलेक्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों से बातचीत होनी है। सबसे पहले थैंक यू आपको समय देने के लिए। और जो हम लोग ये कन्वर्सेशन बेसिकली कई तरह से कई लोगों से बातचीत करते हैं। मसला ये नहीं होता कि कई बार जो है हम उन लोगों की कहानियाँ जो बहुत आगे हैं उनकी सुनाने शुरू कर देते हैं, लोग बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे-ऐसे पड़ाव ज़िंदगी के देखे हैं और ऐसे-ऐसे रास्तों से होकर पहुँचे हैं। उनमें जो मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा तो आपको ढूँढने में मुझे टाइम भी लगा पहुँचने में आप तक। तो इसीलिए आपकी कहानी जो है बहुत मेरे को छू गई और हम लोग इसीलिए इस बड़ा अर्जेंट उसमें आपको जो है हम लोग पहुँचे और रिक्वेस्ट किया आपने। थैंक यू टाइम देने के लिए। आपकी ये जो है जर्नी कहाँ से शुरू होती है? सर, मैं इससे पहले भी सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट सहायक समादेष्टा के पद पर कार्यरत था जी। और मैंने कश्मीर में कुपवाड़ा किरण सेक्टर में भी सर्व किया है विद 15 RR एंड 14 RR जी। एंड उसके अलावा मैंने अपनी सेवाएं बैकुंठपुर, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग एरिया में भी दी हैं। जी जी। लेकिन कुछ कारणवश मुझे कमांडो ट्रेनिंग में काफ़ी सीरियस इंजरी आ गई थी और डॉक्टर्स डायग्नोज जो किया था उन्होंने वो कहे थे कि दे आर माइनर इंजरीज, बट समहाउ एट लेटर स्टेज दे वर फाउंड टू बी ऑफ हायर ग्रेविटी एंड दे वर मेजर इंजरीज। और फिर एक बार गवर्नमेंट ड्यूटी में आसाम में मेरे को एट द टाइम ऑफ CA एंड NRC प्रोटेस्ट ड्यू टू ओवर कमिटमेंट कुछ चोट और लग गई जी। तो देन आई वाज बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों ने सलाह दी कि आप सिविल सर्विस में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कि आप इस सर्विस के लिए तो अनफिट हो गए, लेकिन कई ऐसी सर्विसेज और भी हैं जिसमें आपकी फिजिकल कैलिबर से ज़्यादा आपकी मेंटल कैलिबर दैट मैटर्स। तो ऐसा ही पड़ाव आया मेरे जीवन में। अच्छा। और ऊपर वाले की असीम कृपा से, मित्रों की दुआ से इस बार सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 933वां स्थान प्राप्त किया। आपने बेसिकली आपकी जो शुरुआत हुई BSF में जाने की वो उसकी कहाँ से कहानी शुरू होती है? मतलब बहुत सारे लोग अभी तो अग्निवीर भी आ गया है, बहुत सारे युवा जो है तरह तरह के रिएक्शन देते हैं लेकिन एक देश के अंदर एक आर्मी में जाना, BSF में जाना, अलग अलग जो फौज है उसके विभागों में जाना एक बड़ा हौसले का काम है। जी, मैं सच कहूँ तो मुझे फौज को देखकर बचपन से ही एक अलग सी फीलिंग आती थी वर्दी में, और उन लोगों का डिसिप्लिन, उठना बैठना, सावधान विश्राम। और स्कूल में जब हमारे स्कूल में इनका स्काउट्स एंड गाइड्स और NCC का कोई कार्यक्रम होता था तो देवर कैरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म देन अस, तो कुछ ऐसा लगता था कि हाँ भाई, दे आर डिसिप्लिन्ड पीपुल, दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, आवर कॉज। फिर कुछ ऐसा समय था एट दैट टाइम कि कुछ बॉर्डर पे एक्शंस भी ज़्यादा हो रहे थे। 2016-17 की बात है ये। तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने गाइड किया कि हाँ, आपके जैसे लोगों की जो 6 फुट की मेरी हाइट थी और जहाँ भी जाऊँ तो सब पूछें कि आप आर्मी से हैं। अभी भी जो हाइट के लोग दिख जाते हैं जी, तो हर बार वही मेरे पास सवाल घूम फिर के आ जाता था कि आप आर्मी में हैं या आपके कोई आर्मी में था। तो ऐसा कोई खास तो नहीं थे, लेकिन हाँ फिर उसके बाद तैयारी करने लगे, गाइडेंस उतनी कोई मिल नहीं पाई।
लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा जी जी। और जितना था अपना हमेशा 120% दिया हम्म और वहाँ पे भी सफलता प्राप्त की। हम्म। वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोग जाने के बाद जो है किस तरह का एक जो है एनर्जी रहता है, बाद में तैयारी करके जाना है जाना है जाना है, जी फिर बाद में ऐसा लगता है कि यार जबरदस्ती आ गए। देखिए, जिंदगी में हर किसी भी चीज की कीमत हम्म, उसको मिल जाने से पहले और उसके जाने के बाद ही पता लगती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये किसी भी चीज के लिए है, कोई भी चीज आपके पास है जिस समय होगा तो आप उसको, कोई मोबाइल आपने सोच के ही रखा होगा कि ये खरीद लूंगा तो पता नहीं क्या करूंगा, हम्म, लेकिन जिस समय तक आपके पास है तो आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। उससे पहले भी आप वैल्यू करते थे और उसके बाद भी बाद आप में उसको करेंगे। करें। जी तो यही मतलब आपका वहाँ से सीख रहा बेसिकली। मैं कश्मीर के एरिया में जब एक बार यात्रा कर रहा था, जी तो बहुत सारे बीएसएफ और ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो रहे थे। जी तो उस समय एक ना वो रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक टाइम के बाद होता है ना कि देश समाज सब कुछ ठीक है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। जी। उस तरह की चीजें आपके आसपास कभी दिखी, कभी बनी, आपके साथ हुई? जी, मोनोटोनी जो होती है ना, वो हम्म तो लाइफ में आप कहीं भी कोई काम रेपिटेशन पे करिएगा। मैं कहता हूँ आप किसी हिल स्टेशन पे भी जाएं हम्म। सोच के कि हाँ मुझे घूमने जाना है, जी जी। और पहले 2-4 दिन तो आपको अच्छा मजा लगता आता। ही है और वहाँ पर की हर चीज, सीनरी, ब्यूटी, फूड, हम्म सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ जी। टाइम मोनोटोनी कम्स इन। हम्म। तो ऐसा तो है ही। और लेकिन ऐसा था कि मैंने उस समय अपनी हॉबीज डेवलप कर ली थी, मैं कविताएं भी लिखता था। अच्छा, मैंने लगभग 11,000 से ज्यादा किताबें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। 11,000 किताबें? जी, जिसमें से मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है 6,000 किताबों की। एक छोटी मोटी मतलब बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में मैंने इतनी किताबें जो है नहीं अभी। जी, असल बात ये है कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैं अभी पढ़ता रहता हूँ और पढ़ने के पक्ष में रहता हूँ, जी लेकिन वाकई मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई है, मतलब कि आप 6,000 किताबों की लाइब्रेरी कहाँ पे है ये? जी, मेरी इसमें से जो 2,000 किताबें हैं वो समस्तीपुर बिहार में हैं, और 4,000 किताब की लाइब्रेरी जो थी वो मेरी यूपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, आप वाकई में कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? सर, मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते थे समस्तीपुर बिहार से, और मेरा भी जन्म बिहार में हुआ। बट जब से होश मैंने संभाला और मेरी पूरी ब्रिंगिंग अप, एजुकेशन और बाकी जितने भी फ्रेंड सर्किल है वो पूरे गोंडा यूपी के अच्छा हैं। अच्छा, वहाँ पे कैसे आप? जी, मेरे फादर मेरे जन्म के ही टाइम पे ही गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन रेलवेज। ओके। तो और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया लकली गोंडा यूपी में, और जब तक हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया तब तक हम गोंडा यूपी में ही रहे फिर। अच्छा अच्छा। उससे एक चीज़ जो अब मैं आपके यूपीएससी के पूरे जर्नी को देखूं और इसके तैयारी के देखूं, क्या चेंज लगता है आफ्टर सिलेक्शन और बिफोर सिलेक्शन? बिफोर सिलेक्शन देखिए, हर समय आपको एक समय बचाने की मुहिम जैसी लगी रहती है कि जैसे मेट्रो में जा रहे हैं तो आपके सामने अगर कोई डोर क्लोज हो गया तो आपको लगता है अरे 15 सेकंड पहले आए होते, और या ये समय मिल गया होता है, थोड़ा ये पढ़ लिए होते, उसका नोट्स तो नहीं छूट रहा, ये कुछ और तो बुक और पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा था, या कोई और नोट्स बता दो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, भाई इसमें किसका पेपर आएगा, इस तरीके का। आफ्टर सिलेक्शन एक टाइप का स्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है, और क्या लाइफ में करना है आगे, कैसे लोगों की सेवा करनी है, मदद करनी है। अभी मेरे साथ ही मेरे 2 बैचमेट हैं, उन्होंने एक व्यक्ति जो मानसिक अपनी स्थिति संतुलन खराब हो चुकी थी, जिनकी अनफॉर्चुनेटली, और वो यूपीएससी के बाहर रहते थे घूमते हुए और हमेशा यूपीएससी को ही देखते रहते थे, उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको उनके फैमिली से मिलाया, और अभी कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, वहाँ पे लड़कियां जो हैं
कम्यूट करने के लिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिक वाला है उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पूरा ग्रुप जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। सर मतलब बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा था कि जब आप एक दौर में आप ब्रेक हुए, सर बीएसएफ की पूरी जर्नी अचानक से जो है रुक गई होगी, सर उसके बाद एक आदमी को अपने आत्म बल को तैयार करना और अंदर से जो है एक मोटिवेशन लेकर आना, सर उस जर्नी को यहाँ तक लेकर आना, कैसे कैसे दौर से गुजरे? सर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहे, तो मैं कहता हूँ मैंने अपने जीवन में अपने से ज़्यादा अप एंड डाउन वाले व्यक्ति को नहीं देखा, जिसके लाइफ में इतनी ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई या इतना बिजी लाइफ रहा हो। और आफ्टर इंजरीज में लगभग 5 से 6 घंटा सोना मुझे मैंडेटरी हो गया। अच्छा। कि हाँ मतलब 5-6 घंटे सो, अदरवाइज यू में लूज योर लाइफ और हेल्थ वेरी एडवर्सली। अदरवाइज उससे पहले मेरी अगर मैं कहूँ तो हार्डली 50 मिनट्स में दिन में सोता था और रात में 4.5 से 5.5 घंटे। तो इतनी मतलब हाई लाइफ थी, उसी में पढ़ाई भी करना, बुक्स भी पढ़ना, किताबें लिखना भी, मैंने कई कोट्स भी लिखे हैं। आप कहिएगा तो मैं बताऊंगा। नहीं मैं सुनना चाहूंगा। वैसे तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपने 11,000 किताबें पढ़ रखी जी। मतलब ये सुन के मैं पूरा बैठा रह सकता हूँ, इतना सरप्राइजिंग है मेरे लिए, सही बता रहा हूँ आप मेरे। लेकिन स्कूलमेट से अगर बात कीजिएगा, हाँ, और क्लासमेट से बात कीजिएगा, मेरे पड़ोसियों से बात कीजिएगा, रिश्तेदारों से बात कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि ये कंजर्वेटिव फिगर है। मतलब असली फिगर में भी इवन ग्रेटर देन दैट। मतलब आपने अगर आपके जो इंटरव्यू हो रहा होगा यूपीएससी के अंदर जो सर, उसमें इस बात का जिक्र हुआ था? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। मेरी सर्विस में ही पूरी इतनी लंबी सर्विस है कि उसी में बातें जो हैं वो घूम फिर के रह गई। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। बहुत लोग अलग अलग तरीके के किस्से कहानी सुनाते रहते हैं सर। जो मेन पढ़ाई के दौरान का समय है, जैसे कि बाद में शिफ्ट करना, दिल्ली आना, ये सब स्टेप बाय कैसे चीजें, सिलेबस देखना, सिलेबस से फिर से कनेक्ट होना, इतनी पढ़ने की आपकी जो है एक ललक थी, शायद उसने आपको एज दिया। सर देखिए, इसमें ऊपर वाले की कृपा, मैं कहूँ कि अगर कि इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर ऊपर वाले की कृपा का ही था तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ जिस समय जन्म ले रहा था या यहाँ पे धरती पे आया, थोड़ी धरती तेज घूम गई होती तो मैं तो कहीं किसी और कॉन्टिनेंट में होता। हो सकता हूँ मैं फौज की जगह क्या नाम है, पाकिस्तान में होता या चाइना में होता, समझ रहे हैं। सही बात। और ये और अगर हम लोग पूरे संसार को देखें तो अगर कोई कहे कि मैंने बहुत मेहनत की, तो मेहनत करने का मौका मिलना भी ना ऊपर वाले की कृपा से ही होता है। बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना। और उसके अलावा जो था कुछ अपनी फौज की और पहले की भी परसिस्टेंस थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही बुरा समय अपने जीवन में देख रखा है ऑलरेडी, उससे भी बहुत ज़्यादा। और मेरी मदर थी, वो 13 साल की उम्र में गुजर गई। और उससे सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज था कि बीइंग द एल्डेस्ट सन, उनको मुखाग्नि भी मुझे ही देनी पड़ी। आप सोचिए कितना अनफॉर्चुनेट ये होगा कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उनके मुखाग्नि मैं दे रहा हूँ। और एक उस जिस उम्र में जो है एक माँ के जो है आदमी गोद में जो है समेटा रहता है, और ये बड़ा जो है हम लोगों के लिए और होता है। मैंने ये देखा कि मेरी माँ की जब मुखाग्नि के बाद बॉडी थी, तो मेरी माँ थी तो आग की लपटें शरीर से निकल रही हैं, सिर से निकल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही हूँ जिसने आग लगा रखा है, कि मैं नहीं तो अगर शायद वो जिंदा होती या कुछ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं जैसे अपने आप को दोषी मानने लगा, अपने आप से ही एक दूरी और सहमा सा रहने लगा, बातचीत करनी दुनिया से बहुत सा कट गया, बिल्कुल चुप रहने लगा, अपने आप से बात करने लगा, थोड़ा समाज से भी कट गया जी। और फिर देखिए माँ के साथ बहुत कुछ ऐसे हैं कि रिलेशन और अड़ोस पड़ोस और बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं सब।
क्योंकि एक माँ अधूरी होती है किसी भी बिल्कुल बिल्कुल परिवार। एक भी, और सिर्फ इकलौती धुरी। आपके पास जब तक मेरी माँ थी तब लोग होली में आते थे, दिवाली में आते थे, मिठाई लेके आते थे, उनके पास हमारे घर से लोग जाते थे, वो लोग मिलने भी आते थे। जी। और माँ नहीं थी तो कोई मिलने भी नहीं आ रहा, और हम भी कहीं मिलने नहीं जा रहे हैं, कोई कुछ हाल भी नहीं पूछ रहा है, जैसे पूरी दुनिया ही कट ऑफ हो गई। दूसरा मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि मेरे पिता, क्या नाम है, यूपी गोंडा में थे, तो मैं वहाँ पे टेक्निकली आप देखिए तो मैं एक माइग्रेंट था। हाँ जी। तो मेरा जो वहाँ पे ना मेरे नाना नानी थे, न मेरे दादा दादी थे, न मेरे कोई चाचा या कोई भी रिलेशन वहाँ पे नहीं था। आई वॉज सोल एंड अलोन। तो इस तरीके की चीज़ें थी। फिर फादर की दूसरी मैरिज हो गई उसी समय, और फिर जो स्टेप मदर आई और सारा कुछ घर की कॉम्प्लिकेशंस तो आप समझ ही सकते हैं। तो कई लोग तो भगवान राम के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। सही बात है। ये बड़ा जो है, मतलब वहां से आप आगे कैसे बढ़े, मतलब उस जगह से जो है। सर देखिए, मेरी अपनी जो माँ थी, उन्होंने मेरे को हमेशा बचपन में ये कहा था कि बेटा, तुम्हारा एजुकेशन है और सारी बेटरमेंट है, यही तुमको आगे ले जा सकती है। और माई चाइल्डहुड वाज वेरी ट्रबलसम, मतलब थोड़ा घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी था, और मदर सर्विस में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फादर ने उनको प्रेशराइज कर रखा था, तो वो जाती भी थी, और सैलरी वैली सब विड्रॉ फादर नहीं करते थे। शी वॉज हैविंग वर्चुअली नो से इन रनिंग फैमिली। और फादर को मैं अगर कहूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट लोग जो होंगे ना, वो उनके सामने लिबरल लगे, तो दैट वुड नॉट बी एनी एक्सएग्जरेशन। तो बहुत ही हार्ड लाइफ थी। तो मदर की वही बात हमें याद आती थी कि जब सब कुछ है, मदर थी और सारा कुछ, तब तो लोग नहीं अपने हुए। और अगर एजुकेशन हमारे पास जो इकलौता मौका है, और तो मेरी माँ की जो पेंशन थी, उनके मरने पे जो कॉम्पेंसेशन मिला और बाकी चीज़ें थी, वो भी लोगों ने हम लोग तक पहुँचने नहीं दी, और वी वर वर्चुअली एट द मर्सी एंड एट द प्लेजर ऑफ अदर पीपल। फिर यही था कि दोस्तों का सहारा। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट इन हैविंग रिलेटिव्स, मतलब उतने अच्छे जो फैमिली है फादर की तरफ से, चाहे लोग सपोर्ट में मेरे कहीं नहीं रहे रिलेटिव्स में कि हाँ मैंने कोई किसी ने मेरी एजुकेशन करा दी हो या कुछ ऐसा लाइफ में है। 15-20 साल मुझे हो गए लगभग, मैं दिवाली भी नहीं मनाया, या छठ पूजा या होली एज सच कि हाँ मैं फैमिली में जाके मनाया हूँ, या फिर किसी के घरवास में जाना, या फिर ये सब लोगों ने डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन कर ली, और मैंने भी एक तरीके से अपनी, मैं भी कट ऑफ हो गया, मैंने भी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हाँ लगता था कि माँ का कहा हुआ वो बात कि बेटा तुमको नाम करना है, तुम ये करोगे वो करोगे। तो बचपन से ये था कि मेरा, माँ कहती थी मेरा सोना बेटा सबसे अलग है। तो वो चीज़ें थी, वही इंस्पिरेशन साथ है जो यहाँ तक पहुँच पाए। वाकई बहुत बहुत सारे हमारे ऐसे लाइफ के इंसिडेंट होते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन भी बन जाता है। सर जी जी। और एक चीज़ है, मतलब एक इसकी पढ़ाई की जो है एक तरीके के ऊपर थोड़ा हम बात करेंगे कि किस तरीके के पैटर्न रूटीन को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके हिसाब से लगता है कि इतना तो करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप लेटेस्ट जनरेशन 2022 के उसमें आपने अटेम्प्ट मारा है और आगे आ गए हैं। तो मतलब जो अभी युवा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जी, मैं इसमें कहूँगा कि सबसे बड़ी जो लोगों से गलती होती है ना, वो ये है कि वो सिलेबस को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, कि जो चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट में, जो चैप्टर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो फिर आइडियोलॉजीज हैं, उनको आप देखिए, जो भी थीम्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उसको आप देखिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा ये भी मैटर करता है, ये एग्ज़ाम कोई
हाई स्कूल या इंटर या फिर इवन यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम जैसा नहीं है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं और कैंडिडेट्स की कोई ऐसी लिमिटेशन है नहीं। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसका इम्पैक्ट है जी। टेस्ट सीरीज जो, तो आपने जब शुरू की थी तो आपने कैसे, मतलब अपने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की थी? क्योंकि आपने तो पढ़ाई तो आप बता रहे हैं जिस हिसाब से पढ़ने की प्रैक्टिस आपको, इतनी किताबें पढ़ी हैं तो लगभग ये बचपन से लेकर अब तक की। देखिए मैंने किताबें तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं तो मेरा पढ़ाई जो था वो डिफ्यूज था काफ़ी। मतलब एक कंसंट्रेटेड की जगह एक वाइड वैरायटी में मैंने पढ़ी, डिफरेंट जॉनरे की किताबें। किस तरह की किताबें आपको पसंद है? पसंद जैसे आप जितने भी लिटरेचर की बुक्स हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी कोई भी बुक नहीं बची होगी मुझसे। हरिवंश राय बच्चन हैं, शेक्सपियर की जितनी भी किताबें हैं। अच्छा, इसके अलावा शेक्सपियर की सबसे पसंदीदा आपको कौन सी उसमें? जूलियस सीजर, जस्ट लाइक। ठीक है। और इट टू ब्रूटे, जब वो बोलते हैं ना कि यू टू ब्रूटस, तो दैट वाज रियली टचिंग। ओके। और इसके अलावा आर्थर कोनान डॉयल की सारी बुक्स मैंने पढ़ डाली, जूल्स वर्न की सारी बुक्स पढ़ डाली। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, महाभारत मैंने संस्कृत में भी पढ़ी है, हिंदी में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है, इस तरीके की। और क्या नाम है, रामायणा का भी लगभग वही हालत है। मैंने तीनों। आपने बाकी और भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ी है हिंदुइज्म के अलावा? हिंदुइज्म के अलावा मैंने बाइबल पढ़ी, लेकिन दैट वाज स्मॉलर वर्जन। और कुरान के कुछ पार्ट्स पढ़े हैं मैंने। और बुद्धिज्म की तो काफी पार्ट्स पढ़े हैं मैंने उसकी। रिलीजन क्या कहता है कुल मिला जुला के? इसीलिए मैंने पहले पूछा था आपसे। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अच्छा, इसी का चैलेंज लोगों ने क्रिएट कर रखा है। जी, असल में कोई भी रिलीजन है वो हमें एक जीने का तरीका सिखाता है। दैट वाज वेरी पर्टिकुलर और पर्टिकुलर एंड रिलीवेंट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, पीपल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर। समस्या तब आती है कि जब आप उसी चीज को दूसरी जगह अप्लाई करने लग जाते हैं, रिप्लिकेट करने लग जाते हैं सेम मॉडल। अब कोई किसी, मान लीजिए किसी भी रिलीजन के जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने कुछ कहा तो उस पर्टिकुलर जगह और उन लोगों के लिए कहा। अब मान लीजिए कोई चीज है वो किसी रेगिस्तान के लिए कहा गया था, तो वो किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में नहीं पॉसिबल हो पाएगा उसको अप्लाई करना। और वही चीज है कि मान लीजिए कोई चीज काफी बर्फीले जगह पे कहा गया था, तो वो एकदम ऐसी जगह जहाँ पे कोई क्या नाम है, रेत ही रेत हो या कुछ और हो इस तरीके का, या फिर जमीन हो दलदली, तो वहां पे नहीं वो होल्ड करेगा। तो समस्या यही है कि हर आदमी ये समझे कि जो चीजें कही गई थी वो हमारे लिए कही गई थी, हमारे एरिया के लिए कही गई थी, तो सारे प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अभी तो ऐसा डिबेट होता है धर्म का कि लोग, हम एक दूसरे को बड़ा ऊपर और छोटा दिखाने के चक्कर में जो मूल जो भावना है और उसकी कदर है उसको जो है हम लोग वही, और आपने सार कही कि भाई जियो और जीने दो, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। मतलब मैं, हम लोग सिलेबस पे थे तो आप बेसिकली टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, और आपने कोचिंग संस्थानों का और इन सब का कितना रोल है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिजिटल जब स्पेस ग्रो हुआ है तो एक तरीके से बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं चीज़ें। पहले लोग एक मैनुअल जो है पढ़ाई क्लासरूम में होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन ये डिजिटल स्पेस के इमर्ज होने से और इसका एक्सेसिबिलिटी आने से, जी, इससे आने से जो है दोनों चीज़ें, मतलब कि चैलेंजेस भी बढ़े हैं और फैसिलिटेशन भी बढ़ा है जी। कि जहाँ एक तरफ जो बच्चे थे फार फ्लंग एरियाज के और जो यहाँ दिल्ली नहीं आ सकते थे, या फिर जो पटना नहीं जा सकते थे, इलाहाबाद नहीं जा सकते थे,
वो लोग भी आज तैयारी कर रहे हैं और दे आर ऑल्सो बीइंग मेन स्ट्रीम। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो युवा थे, जो पहले पढ़ाई पे, खेल कूद पे या फिर सोसाइटी में अपने एक दूसरे से जितना उनका इंटरेक्शन था, वो उतना इंटरेक्शन उनकी मोबाइल ने जगह ले ली है और बाकी चीज़ों ने। तो मेरा यही मानना है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। पहले भी हमने इस बात को सुना था और थोड़ा समझने में वो हुआ था, लेकिन एक्चुअली में अब रिलेवेंट लगता है जी। तो अभी यही है कि मतलब बहुत सारे लोग जिस तरीके से, कई लोगों से बात तो सही बता रहे हैं कि जो यूज़ कर पा रहे हैं उसका अच्छे से वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये हुआ कि हमारा जो अदर एंगेजमेंट था, एक सोशल एंगेजमेंट कह लें, फिजिकल एंगेजमेंट कह लें, तो वो कम हुआ जी इस स्पेस के इमर्ज होने से। जी। तो आपने जो मेंस की जो तैयारी की थी उसमें क्या कोर सब्जेक्ट आपके क्या थे? जी, मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। और इसके लिए मैंने वैद आईसीएस जो है वहाँ पे उनसे, वैद श्री नरेश कुमार वैद सर हैं, उनसे अच्छा। काफ़ी मदद ली थी। इसके अलावा मैंने विजन आईएएस जो है उसमें मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उनके क्लासरूम कोर्स में भी मैं जुड़ा रहा। जी जी। बट इसके अलावा मैंने इंटरव्यू के समय में काफ़ी कोचिंग्स में की हेल्प ली थी, जिसमें से संकल्प अच्छा एक है, जी जी जी, दूसरा विजन था, तीसरा बाजीराव एंड रेड्डी थे और चौथे थे मेरे ख्याल से चहल और केस जी, पांचवे। ये लोग मतलब इन लोगों का कंबाइंड एक एफर्ट एक तरीके से कहें कोचिंग का और इसका एक जो है जी जी बन पाया। और मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी मदद की। एक निशांत भाई थे, वो अभी राइट नाउ आईवी में डायरेक्टर हैं, इस बार वो मेंस दे रहे हैं जी। तो मैं जिस दिन लास्ट वो था, क्या नाम है, ऑप्शनल का लास्ट एग्जाम था, तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने उनसे पूछा यार कि ऐसे पूछा कि भाई क्या करें यार, तो अभी भी थोड़ा जो है 3-4 चैप्टर बचे हैं, अब या तो रात भर पढ़ना, फिर से जब तक मैं रिवाइज करके नहीं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल छूट जाएगा। हाँ, वहाँ पे हो जाती, फिर वो लिखने में दिक्कत हो जाती है। तो उन्हें कहा यार ना मैं सो रहा हूँ ना तुमको सोने दूंगा, तुमको 5 बजे सोना है और वो कल शाम में। तो उस समय भी मैं नहीं सोया और फिर नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम जब दे लिया, उसके बीच में जो गैप होता है, रिसेस होता है, उसमें भी मैं नहीं सोया, उसमें भी पढ़ता रहा, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। फिर वापस से यही लोधी स्टेट के पास मेरा सेंटर था, अटल आदर्श विद्यालय। आफ्टर दैट आई फेल्ट वेरी फैटिग और गिडीनेस भी मेरे को फील हो रही थी, चक्कर आ रहे थे इस तरीके का। लेकिन साथ ही में कोई एग्ज़ाम दे के दूसरा लड़का आ रहा था, उसने मेरे को सिंपैथेटिकली बस स्टैंड पे बिठा दिया जाके वहीं पे। उसको लगा कि ये कहीं रास्ते में ही गिर जाएंगे या कुछ और ही मिसहैप ना हो जाए, इस तरीके का। तो वहाँ पे बिठा दिया। तो मैंने वही मदर डेयरी वाली लस्सी होती है वो अच्छा 2 बॉटल निकाल के उसी समय पी और वहीं पे मैं सो गया। बस स्टैंड पे जो कुर्सी लगी होती है ना, उसी पे मैं सो गया। लगभग 45-50 मिनट तक सोया रहूंगा। फिर वापस से नींद खुली, फिर लोधी गार्डन सामने था, 1-1.5 घंटा घूमा। एग्जाम ओवर हो चुके थे, मीन्स अब पता था कि इंटरव्यू कम से कम 3 महीने बाद होगा, तब तक से रिलैक्स करते। हाँ, तो फिर लोधी गार्डन घूमा, फिर वापस से शाम के 8 बजे पहुंचे। फिर दोनों, मैं और मेरा दोस्त निशांत, हम लोग दोनों मैकडी में गए और साथ ही मील खाए, फिर सोने चले गए। फिर अच्छा, उसका नेक्स्ट डे था, वो भी यूपी पीसीएस का मेंस था। अच्छा। तो फिर उसने रात में ही ट्रेन पकड़ ली। अच्छा। तो रात में ही उसने ट्रेन पकड़ ली। मैं तो, मेरी तबीयत उस समय बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, हेल्थ इश्यूज हैं इस वजह से। जैसे मेरे पैर में डिफॉर्मिटी हो रखी है और मेरे नेक में भी सर्वाइकल सिंड्रोम। ये इंजरी आपको कैसे जो है मतलब मेजरली वो हुई? जी, असल में मेरे को कमांडो ट्रेनिंग में कर रहा था, तो उस समय मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था इसमें, लेफ्ट लेग में। और ये
इस पूरे एरिया में हुआ था मेरे को। अच्छा। इसमें लगभग 2.5 इंच का पैच था पूरे पैर में, जिसमें कि पूरी हड्डी अंदर से पूरी एकदम पाउडर टाइप की हो गई थी। इतना बड़ा स्ट्रेस फ्रैक्चर था। और ये जो नी था पूरा मेरा लाल हो गया था ये। और ये नाखून पूरे थे उस समय की मैं पिक्स आपको दे दूंगा। एक लाइफ चेंज हो गई होगी, जो पहले एक नॉर्मल आपकी लाइफ हो गई, उसके बाद का एक ट्रॉमा होता है। डेफिनेटली। वो किस तरह से मैनेज किया? मतलब एक नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर अभी रन कर रहा है, अचानक से फिर आप दिव्यांग कैटेगरी में आ जाए। असल बात है मैं इतना फिट था कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है वो हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट, मेरी बिलो 40 की थी। मतलब जो फिटनेस होती है स्पेशल फोर्सेस की और इनकी क्या नाम है ओलंपियंस की, उस लेवल की फिटनेस थी मेरी हार्ट की। बिलो होने का मतलब जैसे 40 से नीचे जी। तो फिटनेस की कैटेगरी में वो कैसे बेस्ट? मतलब ये है कि उनका जो जिस समय वो एक्सरसाइज करते हैं तो देयर हार्ट इज पंप टू मैक्सिमम लेवल एट दैट टाइम ओनली। तो नॉर्मल टाइम में एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग देयर हार्ट बीट्स अ लॉट मच लेसर। तो या कोई भी मशीन हो या पंप हो या कोई भी चीज हो, हर चीज की ड्यूरेशन है कि हाँ ये इतनी किलोमीटर आपकी टायर चलेगी। तो वैसे ही आप को मान सकते हैं, वैसे ये कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है एक जनरल, लेकिन हाँ कि आपकी एक नॉर्मल आदमी जिसकी अगर 72 बीट्स पर मिनट पे चल रही है और एक की मान लीजिए 40 पे चल रही है, तो नेचुरली ये है कि हाँ इसका एक्सरसाइज हार्ट स्ट्रॉन्गर है, कम बीट्स ले रहा है, तो ही विल लीड अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। तो दैट इज द थिंग। और फिर एकाएक मैं ऐसा आदमी था जो कि पहाड़ों पे चला जाता था, और मैंने क्या नाम है जो कुपवाड़ा है उसमें केरन सेक्टर में जो सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड था मलांग, वहां पे भी कमांड की थी कंपनी, और कॉम्प्लेक्स में भी कमांड की थी कंपनी। और तो ऐसी जगह पे मतलब कि मैंने कमांड की थी। और एकाएक मुझे लगता है कि प्लेन में भी मेरे को चलने के लिए वॉकर की जरूरत होगी या लाठी की जरूरत होगी। कहाँ एक आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा है जहाँ पे लोग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गधे या घोड़े के बिना लोग जाते ही नहीं है। और कहाँ एक आदमी है जो कि प्लेन में आ गया, उसको 500 मीटर जाने के लिए जरूरत पड़ रही है, जिसको कभी 20 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग की कभी कभी लाइफ जो होती है ना वो उस तरीके की थी। तो बहुत ज्यादा वो अपने आप में फील आने लगा कि भाई क्या था, क्या हो गया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यूपीएससी के अंदर आप जिस भी जिम्मेदारी में आप लगेंगे आफ्टर योर ट्रेनिंग एंड ऑल, एक बड़ी कमिटमेंट लोग देते हैं इंटरव्यू में। मैं सबसे पूछता हूँ कि हम बदल देंगे, हम कुछ चेंज के लिए लीड करना चाहते हैं, उसको बाद में जाके फिर ये हवाला देते हैं कि सिस्टम तो ऐसे ही ऑपरेट करना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे भाई हैं, वो एक किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बड़े लेवल की ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हैं। वो मतलब उनका ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इतना स्लो फंक्शन को रखा गया है बना के और चीज़ों को वो करके रखा गया है कि वो मतलब देखा जाए तो एक तरीके से जानबूझ के कभी कभी लगता है, या फिर ये हवाला दिया जाता है कि ये तो ऐसे ही चल रहा है। जी, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब इन सबको बदलने की बातें करने वाले आज के लोग भी जाते हैं तो करते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरव्यू में इंटरेक्शन होती है, फिर वो इम्पैक्ट दिख क्यों नहीं रहा होता, या फिर वो जाके 5 साल 10 साल 15 साल बाद फिर उसी ढर्रे में उसी कैटेगरी में। एक नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है। जी देखिए, मेन बात यह है कि कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ से परपेचुअल मोड में एक नहीं लड़ सकते हैं या कुछ और है। एक ऐसा समय आता है कि हर आदमी थोड़ा स्थायित्व तो चाहता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें हमें बदलने से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि एक रोशन जैकब करके आईएएस थी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में।
उन्होंने लोकवाणी करके एक कार्यक्रम चालू किया था। तो उसमें ऐसा था कि जो हमारे यहाँ उससे पहले गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक होने की समस्या ज़्यादा थी एलपीजी की अच्छा। सिलेंडर्स की। लेकिन वो मैम आई थी तो उनके बाद जो लोकवाणी थे वो डायरेक्टली जो थी लोगों की एलपीजी बुक कर लेती थी और घर पे डिलीवरी कर देती थी उस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चीज़ों को हम लोगों को अपना वे निकालने की कोशिश करनी चाहिए और सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि प्रोग्रेस जो है ना वो ऐसा है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा और अच्छा होने की गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक। तो हमें वही चीज़ें करनी चाहिए। और देखिए समय पहले वालों ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रोग्रेस तो उन्होंने भी किया। ठीक बात है। अदरवाइज मेरे जैसा आदमी या फिर इतनी डिसेबिलिटी या फिर इतनी प्रॉब्लम, कोई भी हमारी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, शरीर की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं। जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी एक फेयर और इम्पार्शियल वे में इस जगह पे पहुंच पा रहा है। तो निश्चित बात है पहले की लोग अच्छी चीजें हैं। और आज भी जितने भी लोग हैं, जो तबके हैं, हर समाज के सोसाइटी हैं, सेक्शंस हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरीन पीपुल हैं। उनके साथ ये बात की जानी चाहिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, दैट देयर बेस्ट इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। और जो भी है उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए कि एमाइकेबल सॉल्यूशन में भी रीच्ड ऑन टाइम। तो ये चीज़ थी। अच्छा नहीं, बहुत सारे अभी डमी इंटरव्यूज़ भी हम लोग को बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऑर्गेनाइज कराते हैं जी। उसमें भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कि बहुत सारे सवाल स्किप करते हैं लोग, अगर नहीं आ रहा होता तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है शायद, या उसका एक अच्छा इंप्रेशन ही माना जाता है कि नहीं आ रहा है तो यू हैव टू से लाउडली कि नहीं आई एम लाइक पासिंग ऑन दिस क्वेश्चन। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो किस सब्जेक्ट से थी। तो मैंने कहा सर बॉटनी एंड जूलॉजी। तो उन्होंने ऐसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे वो तो मैं बता लग गया, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया उसका क्या यूसेज है, वाई इट इज नीम कोटेड। तो मैंने उनको कहा कि पेस्टिसाइड जो होता है उसकी भी खपत होती है, उससे कम होती है और इसका इफेक्ट भी होता है। अदर देन दैट कि जो पेस्टिसाइड वो फर्टिलाइजर होगा वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है इन द सॉइल, और इस वजह से जो है पोल्यूशन होता है वाटर का और सॉइल पोल्यूशन, दैट इज आल्सो मिनिमाइज्ड। और जो हम लोगों का एक्सचेकर है उसका क्या नाम है, ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ द यूरिया, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड। तो फिर उन्होंने पूछा कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है, कैन यू नेम सम ग्रीन मैन्योर। फिर वो क्या नाम है, क्रॉप्स जो होते हैं उनके बारे में पूछा। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे जिसमें मैं आंसर नहीं कर पाया। उन्होंने पूछा कि यूरिया की एक्सपायरी डेट होती है क्या? तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो बाउंसर है मेरे लिए, बिल्कुल सिर के ऊपर से चला गया। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो। ओके जी। नहीं, ऐसे ही बहुत सारे हम लोग लिखते हैं तो उसमें आता है बहुत जो है बेहतरीन जो है प्रोसेस होता है समझने का खुद को भी, और अच्छी चीज़ होती है ज़िंदगी में। कोई ना कोई युवा जो पढ़ाई कर रहा होता है वो कोशिश करता है कि एक बार ज़रूर यूपीएससी का अटेम्प्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, आत्मीय बातचीत रही। बहुत सारे ऐसे जो है कन्वर्सेशन में पड़ाव आए जहाँ पे हम लोग भावुक हुए। बाकी हम लोग ऐसे कन्वर्सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर, आप कुछ कहना चाहते हैं इस देश के लिए, बच्चों के लिए, जो बाकी लोग हैं समाज से? मैं बस यही कहूँगा सारे अपने युवा भाइयों बहनों को कि जो स्वामी विवेकानंद ने कई साल पहले कहा था, और एक उठो जागो लक्ष्य तक पहुँचने तक रुको मत, और उसका मैंने अपने में कविताओं में और कोट्स में एक नया वर्जन लिखा है। आई हैव फेथ एंड बिलीफ इन वन पर्सन, वन वर्ड, वन लेटर
and that is I. वाह बहुत शानदार आपने मर्ज किया है और आगे भी हम होपफुली पब्लिक प्लेटफॉर्म से आपको सुनते रहेंगे आफ्टर ट्रेनिंग जी और जो है मिलते रहेंगे कभी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप Thank you सभी so को much. जो भी कुछ Thank you so समझना पूछना हो और सोनू शिव जी से जुड़ना हो और उससे कुछ होगा तो भविष्य में आप उनसे मेंटरशिप कभी भी सलाह सुझाव ले सकते हैं। और भी जो भी हमारे गेस्ट आते हैं लोग कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वी ट्राई टू कनेक्ट दे। जी तो आप भी मेल ईमेल जैसे भी होगा वी विल ऐड सम डिटेल्स हियर। तो थैंक यू, आप लोग भी अपने कमेंट बताते रहेंगे, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं लगे रहें, सबको कुछ ना कुछ मिलता ही है तैयारी के दौरान भी तैयारी के बाद भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।